हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। आज लेसन 2 का हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना हुआ है डेवलपमेंट लीडिंग्स टू बोहर्स मॉडल। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये चीज बताया था कि कौन कौन सी डेवलपमेंट हैं जिनसे बोहर के मॉडल को बनाया गया, और इस चीज का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया, तो आप लोग चाहें तो वहां से जाके देखें। वहां से तो जिन डेवलपमेंट की हम लोगों ने बात की उसके अंदर देखिए दो तरह की डेवलपमेंट थी। एक थी हमारे पास में पार्टिकल लाइक नेचर, सॉरी उसके अंदर थी ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एक तो ये था, और सेकंड पार्ट जो हम लोगों ने था किया वो क्या था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सेकंड पार्ट इज योर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो दो चीजें थी। ड्यूल नेचर के अंदर कल जो हम लोगों ने कवर अप किया था वो क्या था, वेव लाइक नेचर। जो कवर अप किया था वो था वेव लाइक नेचर, और जो आज कवर अप करेंगे वो करेंगे पार्टिकल लाइक नेचर। पार्टिकल लाइक नेचर। तो दो चीजों की हम लोगों ने बात करनी है आज, वेव लाइक नेचर की, और साथ ही साथ हम लोगों ने बात करनी है आज पार्टिकल लाइक नेचर की। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फिर इंपॉर्टेंट पार्ट से, पार्टिकल लाइक नेचर। देखिए, पार्टिकल लाइक नेचर में हमारे पास में दो हिस्से थे। एक तो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और सेकंड जो पार्ट था हमारे पास में था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती है बेटा? ब्लैक बॉडी देखिए, ब्लैक बॉडी क्या है? एक आइडियल बॉडी है। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक आइडियल बॉडी है जो हर तरह की रेडिएशंस को तो क्या कराएगी, एब्जॉर्ब कराएगी। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आप घर में जो तवा है, आप जब उसको गैस बर्नर के ऊपर रखते हो तो वो सारी की सारी हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जैसे आप उसके ऊपर चपाती रखेंगे, जैसे आपने चपाती रखी तो पूरी हीट उसको डेसिपेट करेगा। यानी इट्स अ परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ लाइट एज वेल एज परफेक्ट एमिटर ऑफ लाइट। यानी क्या होती है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, दे आर द परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट एमिटर ऑफ लाइट। अगर आप देखें तो जो लोग गर्मी के अंदर ब्लैक कलर के कपड़े डाल के निकलते हैं बाहर, दिल फील कि यार बहुत ज्यादा गर्मी है आज के टाइम में बाहर। उस गर्मी के कारण क्या है कि उन्होंने ब्लैक कलर को डाला हुआ है, और वो ब्लैक कलर क्या है, लाइट को परफेक्टली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और साथ ही साथ वो परफेक्टली क्या करेगा, बॉडी को अपनी एमिट भी करेगा साथ के साथ। यानी एब्जॉर्ब भी किया और एमिट भी किया, तो इसकी वजह से आपको जो हीट है वो ज्यादा फील होगी वहां पे। इसको अगर हम लोग ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो देखिए, ग्राफिकली इसमें जस्ट अ सेकेंड, ग्राफिकली इसके अंदर क्या आ रहा है कि देखिए, इसके ग्राफ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक ही बार कंपटीशन में क्वेश्चन उठा इससे कि भाई यहां पे वेवलेंथ हम लोगों ने रख लिया, और इधर क्या आ गई मेरे पास में, इंटेंसिटी। एक तरफ मेरे पास क्या आ गई, वेवलेंथ, और दूसरी तरफ मेरे पास में क्या आ गई, इंटेंसिटी। और मैंने जब कर्व को देखा तो फर्स्ट इंक्रीज हुई और उसके बाद में वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, ये मेरा टेम्परेचर क्या है, T1 है। देखिए, क्वेश्चन ऐसा ही आया था। लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर को क्या किया, एनहांस कर दिया। जैसे मैंने टेम्परेचर को क्या किया, रिड्यूस कर दिया, चलो एनहांस छोड़ो, कम कर दिया, तो मेरी जो कर्व है वो ऐसे बन गई। मान लीजिए टेम्परेचर T2 था, तो कई बार इनके बीच में रिलेशन आ जाता होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। अगर मैं देखूं एक और टेम्परेचर मान लेते, मान लीजिए रेड कलर से एक और बना दिया मैंने टेम्परेचर T3, तो यहां पे जो रेंज बनेगी हमारी, जो ऑर्डर बनेगा T3, देन क्या आएगा हमारे पास में T1, फिर क्या आएगा यहाँ पे T2। तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए कॉमन सेंस है। इंटेंसिटी जो होती है, जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल, समर्स में इंटेंसिटी क्या होती है, रेडिएशन की ज्यादा होती है, तो फील के बहुत ज्यादा गर्म हो रखी है समर्स, और सर्दियों में वही इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो आपको वो गर्मी फील इतनी नहीं होती। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट इफेक्ट की। क्या आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो करने वाला साइंटिस्ट था फर्स्ट टाइम, उनका नाम था हेनरिच हर्ट्ज। यस, हेनरिच हर्ट्ज, बिल्कुल। अब देखिए हेनरिच हर्ट्ज किस तरह से,
मान लीजिए उन्होंने सबसे पहले किया क्या, एक होलो ग्लास ट्यूब ली, खाली कांच की एक ट्यूब ली, और एज वी ऑल नो वो सभी के सभी साइंटिस्ट का पहला काम होता था कि भैया इनके अंदर से करंट को पास करके देखें होगा या नहीं होगा। तो ऑब्वियसली कैसे होगा यार, पॉसिबल ही नहीं है करंट पास हो जाए। क्यों नहीं होगा करंट पास, क्योंकि यार कनेक्शन ही नहीं है बीच में। मान लीजिए ये देखिए ध्यान से, मैंने कोई कनेक्शन ही नहीं यहाँ पे कर रखा है ना, कोई चीज कनेक्ट ही नहीं कर रही है यहाँ पे कैथोड और एनोड को। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मेटल का पीस अप्लाई कर दिया। मेटल का पीस देखिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने करी। अब वो लोग क्या करते हैं, वो करंट को पास करने की कोशिश कर रहे हैं हेनरी चार्ल्स, लेकिन यहाँ से हो नहीं रहा है। लेकिन क्या हुआ, फिर इन्होंने इसको अंडरलाइट रखा, अंडरलाइट रखा तो लाइट इसके सरफेस पे गिरी, मेटल के सरफेस पे जैसे लाइट गिरी तो इमीडिएटली यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हुआ। तो यानी हर लाइट पे नहीं, उन्होंने फ्रीक्वेंसी चेंज करी, पहले कम पे फिर ज्यादा 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 बढ़ाते गए और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी फाइंड की जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला मेटल से। यानी he find frequency, he found frequency on which electron ejects from metal and जिस फ्रीक्वेंसी पे वो बाहर निकला, that frequency is known as threshold frequency. That frequency is known as threshold frequency. जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उस फ्रीक्वेंसी को नाम क्या दिया गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। हाँ भाई इसके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो एनर्जी आई है उस एनर्जी को नाम दिया गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस एनर्जी को नाम दिया गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको बाद में एक नाम से और जाना गया और वो नाम था वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन हो या थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, दोनों में से कोई भी हो, दोनों का एक ही काम हो रहा है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी at threshold frequency require to eject electron। वो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हमें कराना है उसे बोलेंगे हम क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। अब बात करें अगर हम इसकी यूनिट्स की, तो यूनिट्स में क्या कहते हैं कि एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है, एनर्जी की यूनिट किलो जूल भी होती है, और एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। तो ज्यादातर जो आपको न्यूमेरिकल होंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करना है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो जूल के अंदर आ जाएगा। छोटी सी ट्रिक को याद रखना है, फिर हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि मान लीजिए ये जो एनर्जी थी ये आपकी आई है मान लीजिए 80 किलो जूल, और जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ने इजेक्ट होना था वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए मैं W0 की वैल्यू लिख देता हूं 50 किलो जूल। मतलब इलेक्ट्रॉन ने बाहर जाना 50 किलो जूल पे, आपने एनर्जी दे दी है 80 किलो जूल। तो आपको नहीं लगता कि कुछ अमाउंट जो एनर्जी का है हमारे पास में वो बच गया, और वो अमाउंट कितना बचा, 80 - 50 = 30 किलो जूल। ये एनर्जी जो थी प्रोवाइड करी है, प्रोवाइडेड एनर्जी है, जबकि ये जो एनर्जी है वो कौन सी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। कौन सी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो पूरी की पूरी कन्वर्ट होके बची इसमें से वो क्या है, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है। कि जब ये एनर्जी आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेके सर्किट में क्या होगा, भागना शुरू करेगा, इस ग्लास ट्यूब में भागना शुरू करेगा, और वो भागते हुए ऑब्वियस सी बात है कहां पहुंचेगा, डिटेक्टर के पास में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, डिटेक्टर पे, और डिटेक्टर उस इलेक्ट्रॉन को लेके इमीडिएटली सर्किट को ऑन कर देगा और एमीटर अपनी क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन। अब ऐसा तो है नहीं कि हर मेटल लगाए और आप ये फिनोमेनन पॉसिबल हो जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर आपने इस फिनोमेनन को कराना है तो वो मेटल्स आपको यूज करनी है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं यहाँ पे, मेटल वो यूज करनी है, मेटल यूज जो करनी है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो।
आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। और ऐसी मेटल्स कौन कौन सी आ गई आपके पास में, अगर मैं बात करूं, जैसे मेटल आ गई सीजियम, जैसे आ गया रुबीडियम, जैसे कई बुक्स में पोटेशियम भी लिखा है, वैसे ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो सबसे बेस्ट इसके लिए यूटिलाइज किया था हेनरी चर्च ने, दैट इज योर सीजियम। तो अल्टीमेटली अगर मैं इस चीज को कंक्लूड करूं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो एक छोटी सी चीज पे हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पार्ट का भी बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन बनेगा, भी ध्यान देना। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो अभी हमने एक टोटल एनर्जी प्रोवाइड करी है, एक एनर्जी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और वो बच के जो एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हमारी। यानी यही चीज आ गई, एनर्जी जो प्रोवाइड करी है एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, और क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। अब इसका जो फॉर्मूला है एच न्यू नॉट, और लेकिन इसका जो फॉर्मूला होगा वो एच न्यू नॉट हो जाएगा। यहाँ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यहाँ न्यू नॉट जो सिंबल आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, और न्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज ओनली फ्रीक्वेंसी, और एच जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं 2 को उठा के इधर ले आऊं, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, इस m को भी क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे ले आओ, और इज इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर। तो अगर मैं v का फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे, तो 2 इंटू में एच न्यू एच को भी कॉमन निकाल लेते हैं, 2 इंटू में एच न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन में m। अगर मैं इस पूरे का रूट करूं तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी किसकी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ट्यूब। उस ट्यूब के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी है, मैं इस चीज की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकता हूं यहां से। आई होप आप सबको ये चीज क्लैरिफाई हो गई है व्यूअर्स। हम देखिए एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर है 2.1। इसको देखते हैं पहले थोड़ा सॉल्व करके कि क्या वो चीजें हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं। देखिए अभी जो फॉर्मूला आप लोगों ने किया था वो क्या था, E इज इक्वल E माइनस में E नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। E का फॉर्मूला क्या था, एच न्यू, यहाँ क्या था एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे देखिए अब फोटोन वेवलेंथ की बात कर रहा है ऑन मेटल सरफेस विद वर्क फंक्शन इज दिस वन। यानी यहाँ पे डायरेक्ट हम मुझे क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर ई नोट की वैल्यू को प्रोवाइड किया उसने 2.13। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, हमें एनर्जी निकालनी है फोटोन की। सबसे पहले फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। एनर्जी का जो फॉर्मूला है एज वी ऑल नो E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो H का फॉर्मूला क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और न्यू अब मेरे पास है नहीं है तो मैं न्यू की जगह क्या पुट करूंगा यहाँ पे C अपॉन लैम्डा। अब C अपॉन लैम्डा, C की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁻8। ठीक है, C की जो वैल्यू आ गई 6.626 इंटू 10⁻⁻34, C की वैल्यू क्या आ गई 3 इंटू 10⁻8, और लैम्डा मुझे क्या प्रोवाइड किया गया 4 इंटू 10⁻7 मीटर। ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी। तो अब देखिए यहां से कैंसिल कीजिए, 10 पावर जब इस तरह से होती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो जो आंसर आया वो आया -27, और ये दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो ऐड होने के बाद में जो बचेगा वो 10 कितना बचेगा -19। तो ये मेरे पास में बच गया। अब जो मेरे पास अल्टीमेटली वैल्यू बची है 6.626 इंटू में 3 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में क्या आ गया मेरे पास में 4। जब मैंने इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट किया तो मेरे पास में जो आंसर आया इट इज अराउंड, मान लीजिए मोटा मोटा 4.97 के आसपास मान लीजिए, इंटू 10⁻⁻19। ये मेरे पास बन गया एनर्जी, और आंसर किसमें आ गया जूल के अंदर। आगे देखिए सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी ऑफ फोटोन। अब काइनेटिक एनर्जी तो तब सोल्व हो जब काइनेटिक एनर्जी तो तभी आएगी जब मेरे को वर्क फंक्शन दिया होगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन में वर्क फंक्शन को भी आपको प्रोवाइड किया है, लेकिन यहाँ एनर्जी किस में आ रही है जूल में। तो चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर इस न्यूमेरिकल के। तो देखिए जो एनर्जी है अब आपको डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है या जूल के अंदर रखना है। मान लीजिए मेरा तो यूनिट जो आया वो जूल के अंदर आ गया है, तो मैं इसको या तो जूल में चेंज कर लो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसने बोला एनर्जी ऑफ फोटोन मेरे पास आ गया, काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोला है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं वर्क फंक्शन को चेंज कर लेते हैं, 2.13 है,
मैं इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके और जूल में चेंज कर लेता हूँ। एज आई टोल्ड यू कि आप लोगों ने इसी तरह से करना है, या अगर आपको ये चीज टफ लग रही है तो आप ऐसा मत कीजिए। अगर ये अलग लगता है, वैसे तो बात तो एक ही है, जैसा मर्जी कीजिए। अगर आपको ये चीज अलग लग रही है तो ई नॉट की वैल्यू 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही यूज कर लो, लेकिन जो ई की वैल्यू है वो 4.97 इंटू 10⁻⁻19 है, इसको डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो भी आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, कैंसिल हो गया, है ना। तो आपकी मर्जी है, दोनों में से जो भी मेथड लगाना चाहे, इट्स अप टू यू। तो जब मैंने ये चीज किया तो मेरा आंसर जो आया इट इज अराउंड, ठीक है, 3.1 के आसपास आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए मुझे कैलकुलेट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला, ऑब्वियसली आई हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब जो ई की वैल्यू आई है वो आई है मेरे पास में 3.1। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ई माइनस ई नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ई की जो वैल्यू अभी आई यहां से सॉल्व करके वो आ गई 3.1, और ई नॉट की जो वैल्यू है वो है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी समहाउ मान के चलिए यहां से 9.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। देखिए आपकी मर्जी, आप चाहे तो जूल में भी कर सकते हैं। 9.7 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मेरा तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रखा है, और मुझे आंसर किस में चाहिए, कम से कम जूल में चाहिए, तभी जाके मैं आगे कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अब काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के साथ में, ठीक है। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको यही छोड़ लेते हैं। अब आगे आपको पता ही है, कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, जूल के अंदर आंसर आएगा। मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करता हूँ थर्ड पार्ट के अंदर। देखिए थर्ड पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हमें पता है हाफ mv², किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आई है वो आई है 9.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, ओहो 0.97 बेटा, 0.97 है ये, 0.97, वही मैं कहूँ, इतना बड़ा आंसर कैसे जा रहा है। 0.97 इंटू में मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू में हाफ, मास, मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और v का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली अगर v कैलकुलेट करना है तो 0.97 इंटू में 1.67 इंटू 10⁻⁻19, इसको 2 कर दीजिए, अपॉन में 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और पूरी वैल्यू का जब आप रूट करेंगे तो यू कैन इजीली गेट द आंसर। आपके पास आराम से इजीली आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा जो आपका वो आएगा 5.84 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के आसपास आपका वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई है। सॉरी 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है जी। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई कि किस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। देखिए व्यूअर्स, अब एक क्वेश्चन नंबर 2.212 है एनसीईआरटी बुक का, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसमें क्वेश्चन के अंदर ये ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी कराएगा हमारा। देखिए किस तरह से, यहाँ जो वेवलेंथ आपको प्रोवाइड करी गई है, वो वेवलेंथ की जो वैल्यू है लैम्डा जो दिया है 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। बिकॉज मैंने आपको पिछली उसमें भी लेक्चर में बताया था 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। हम लोगों ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। देखिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है विद जीरो वेलोसिटी, यानी ये जो वेवलेंथ दिया है वो लैम्डा नॉट ही दिया कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो रहा है लेकिन चल नहीं रहा है, यानी पूरी वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है। न्यू नॉट अगर निकालना है तो फॉर्मूला अपॉन में सी अपॉन में लैम्डा नॉट आएगा। सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸, 6800 इंटू 10⁻⁻ में क्या आ जाएगा 10, जो कि कितना बन जाएगा 3 इंटू 10⁻18 अपॉन में 6800, जिसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 30,000 इंटू में 10⁻13 अपॉन में 6800। मैंने 4 डिजिट्स को मैंने यहाँ पे उठा लिया, ठीक है, हाँ 14 हो जाएगा, 4 डिजिट उठाई है मैंने सिर्फ, ठीक है।
जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो देखिए यहाँ से कैंसिल कर दो और ये कितना बचेगा 4.8 के आसपास, 4.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये आ गई हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब कैलकुलेट क्या करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन अगर निकालना है तो वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला हम लोगों ने किया है W0 इज इक्वल टू h न्यू नॉट। h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 और न्यू नॉट की जो वैल्यू है 4.8 इंटू 10⁻14। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 34 एंड 14, देखिए जब पावर अलग अलग हो लेकिन बेस जब भी सेम आएगा तो आपने इस तरह से क्या करना है, उसको -34 प्लस 14 इंटू में क्या आ जाएगा 6.626 इंटू 4.8 के अराउंड, ये अपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 10⁻, मेरे पास में क्या बचेगा 20, माइनस में क्या रहा मेरे पास में 20, और जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो आंसर आया 29.2 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप ये चीज भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गई है जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होते हैं। देखिए अब मूव करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर, जहां पे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, द वर्क फंक्शन फॉर सीजियम इज, यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो प्रोवाइड किया W0 वो है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। आगे देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कैलकुलेट करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी ए पार्ट का आंसर। अब हमें पता है W इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला कहता है E इज इक्वल टू h न्यू, तो यहाँ थ्रेशोल्ड W0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h न्यू नॉट, है ना। अब W0 जो हम लोग को प्रोवाइड किया गया है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो उसको चेंज कर लेते हैं पहले 1.9 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इसको जब मैंने मोटा मोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास जो आया वो बन गया 3.1 इंटू 10⁻⁻19 जूल के आसपास मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 3.1 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में इज इक्वल टू h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू में क्या आ रहा है न्यू नॉट। अब न्यू नॉट की वैल्यू निकालें तो 3.1 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 6.626 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई करके। तो यहां से देखिए अब मेरे पास में जो न्यू नॉट की वैल्यू आ रही है इनको तो हम हटा लेते हैं, तो 10⁻, कितना बन गया -15, जिसको मैं ऊपर उठा के ले जाता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास में थोड़ा अगर मैं ब्रॉडली अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मेरे पास में जो वैल्यू आ रही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो बन गया मेरा अगर मैं देखूं तो ये बन गया है 3.1 अपॉन 6.6, ऑलमोस्ट मोटा मोटा ये अगर देखें तो 5 तो नहीं लेकिन 0.47 के आसपास कहीं बनेगा 10⁻, प्लस में क्या आ गया 15, ये आ गया मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब आगे भी देखिए एक और पॉइंट पे बात हो रही है कि आप इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से, अब देखिए हम लोग को वो भी पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला C अपॉन में लैम्डा नॉट, तो C 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 500 इंटू में क्या आ रहा है नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 300 इंटू 10⁻, हम इसे बना लेते हैं अब 00 निकाल लिया, 6 इंटू में 10⁻9 हो जाएगा, ऊपर ले जाके प्लस कर लेते हैं अपॉन में 500, कैलकुलेट किया तो 0.6 इंटू में 10⁻15। देखिए दोनों तरीके से पॉसिबल है। अगर मैं इसको ना यूज करूं तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पे आंसर मेरा कुछ इस तरह से आ रहा है। अब आप कहेंगे दोनों वैल्यू अलग क्यों, क्योंकि दो अलग अलग तरह की चीजें पूछी गई हैं क्वेश्चन में। ठीक है, फर्स्ट मैंने वैसे कैलकुलेट कर दिया सो दैट बेटर नॉलेज हो जाए आप लोग को। ठीक है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है तो देखिए वो वाला केस हमारा बन चुका है यहाँ पे। अगर देखिए हम लोग, तो मैंने जो आंसर निकाला है यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वो हर्ट्ज में इस तरह से इस फॉर्मूले से निकाल लिया। अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूले को। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E माइनस में W0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी।
अब जो एनर्जी की वैल्यू है वो तो मुझे निकालनी पड़ेगी भाई किसी न किसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास में फ्रीक्वेंसी आ गई, वर्क फंक्शन मैंने सोल्व करके फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब इफ ए रेडिएटेड, सॉरी यहाँ पे नॉट साइन नहीं आएंगे, ये सीधा फ्रीक्वेंसी आई है, ठीक है। अब यहाँ से एनर्जी निकालो, E इज इक्वल टू क्या आ गया, एच न्यू। तो H की वैल्यू क्या, 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34, और जो न्यू की वैल्यू आई है वो आ गई 0.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर प्लस में 50। जब मैंने इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 3.92 इंटू 10 रेज़ टू द पावर में, ये बन गया मेरे पास में माइनस 19, ठीक है। ये मेरे पास में आ गई एनर्जी की वैल्यू, जो कि एक मोटी मोटी सी वैल्यू मेरे पास में आ गई है। तो E की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.96 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19, और वर्क फंक्शन जो मेरे को प्रोवाइडेड था उसके साथ जब मैंने कैलकुलेट किया था तो ये रही वो मेरे पास जो वैल्यू आई थी, वो कितनी थी, 3.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। जो मैंने वैल्यू देखी थी मोटा मोटा 86 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी मेरे पास में आ गई है। लेकिन मुझे तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि क्या निकालना है वहां पे, वर्क फंक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0.86 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 इज इक्वल टू v का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे कैंसिल कर लेते हैं, ये कितना बचेगा, 10 रेज़ टू द पावर माइनस में 12 बच गया मेरे पास में। तो इधर ले आए तो 0.86 इंटू 10 रेज़ टू द पावर प्लस में 12 हो जाएगा, उस पावर को उठा के इधर ले आया, 2 से मैंने मल्टीप्लीकेशन डाल दिया, अपॉन में क्या आ गया 9.1 इज इक्वल टू v का होल स्क्वायर। चलो जी, स्क्वायर भी लगा दिया, रूट इस साइड कर दिया हमने स्क्वायर सॉल्व करने के लिए। तो जब इस चीज को किया तो मेरे पास 10 रेज़ टू द पावर, ये मेरे पास कितना बन गया, प्लस 6 बची सिर्फ वैल्यू। और जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में जो आंसर आया ये अपॉन में 9.1 और इसका रूट इज इक्वल टू v, यानी आंसर जो है यहाँ से मेरे पास में वेलोसिटी का एक मोटा मोटा सा जो मेरे पास में आंसर आएगा वो बनेगा 0.04 इंटू 10 रेज़ टू द पावर प्लस में 6 इज द वेलोसिटी। यानी इतना कुछ मेरे पास में आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 0.04 नहीं 0.4 कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं मीटर पर सेकंड में। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से आ गए हैं विच इज रिलेटेड टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट जो हमें बोर मॉडल की तरफ लेके गई थी, वो थी एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो कि किसके अंडर आपको स्टडी करा रहा हूं मैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। किसके अंदर स्टडी करा रहा हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। देखिए आप सभी जानते हैं, बचपन से एक सिंपल सा फिनोमेनन आप करते आ रहे हैं कि जब भी आप प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट को डालते हैं तो इमीडिएटली व्हाइट लाइट क्या होती है, वहां से एमिट होती है, ठीक है। सॉरी, प्रिज्म पे डालते हैं तो व्हाइट लाइट जो 7 कलर में टूट जाती है ना। जब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए व्हाइट लाइट को जैसे आपने किसके ऊपर डाला, प्रिज्म पे, तो इट गेट स्प्लिट अप इनटू फर्दर पार्ट्स। अब जो फर्दर पार्ट्स में स्प्लिट अप हुई वो जनरली क्या बनता है, विबग्योर ही आप बनाते होते हैं। ये जो विबग्योर बनाया, ये जो टाइप का स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे एक कलर दूसरे कलर के अंदर मर्ज हो रखा है। यहाँ पे जो एक कलर है वो दूसरे कलर में मर्ज अप हो रखा है, अलग नहीं है, सारे एक साथ से मर्ज हो रखे हैं, जैसे रेनबो बनता है उस तरह से। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को आप नाम देते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इस टाइप के स्पेक्ट्रम को आप नाम देते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है मेरे पास में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट आया मेरे पास में एमिशन स्पेक्ट्रम, एक पार्ट मेरे पास कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का आ गया एमिशन स्पेक्ट्रम, और जो सेकंड पार्ट आ गया मेरे पास में वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक एमिशन स्पेक्ट्रम आ गया और दूसरा क्या आ गया मेरे पास में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए बड़ा एक सिंपल सा पॉइंट है, मैंने अब क्या किया, एमिशन स्पेक्ट्रम बनाना है तो मैंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली,
मतलब डिस्चार्ज ट्यूब होती है, जैसे हम लोग के घर में ट्यूब लाइट लगी होती है, वो एक तरह की ट्यूब है, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, बीच में गैस भरी हुई है। तो जैसे आपने उससे इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो गैस, देखिए करंट पास करते ही नॉर्मल गैस क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है, आयनाइज गैस बन जाएगी। नॉर्मल गैस जैसा आप उसके अंदर से क्या पास करोगे, करंट, तो ये आयनाइज गैस क्या प्रोड्यूस करती है, ग्लो प्रोड्यूस करती है। तो इसी तरह से जब मैंने यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल किया और यहां से क्या प्रोड्यूस हुआ, एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ, और वो जो लाइट निकली उसको मैंने प्रिज्म से पास किया, और जब प्रिज्म से पास किया तो स्क्रीन के ऊपर उसका एक क्या बन गया, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम बन गया। विबग्योर नहीं बना, अलग अलग कलर की लाइंस की फॉर्म में स्पेक्ट्रा बन गया। और ये जो लाइन की फॉर्म में स्पेक्ट्रा बना, इसे आगे जाके नाम दिया गया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बाल्मर ने इसके ऊपर काम किया था बहुत ज्यादा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बन गया वहां पे जाके। लेकिन जब मैंने सनलाइट को, अब देखिए ध्यान से, यहां पे लाइट आई और डायरेक्ट एमिट हुई है, लाइट आई और डायरेक्ट एमिट हुई है, तो ऑब्वियसली इस टाइप के स्पेक्ट्रम को क्या नाम दिया गया, एमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन एक और टाइप का स्पेक्ट्रम है जिसे हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक और टाइप का स्पेक्ट्रम आता है हमारे पास में जिसे हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या है, इसमें सनलाइट आई और मैंने किसके ऊपर गिराया, प्रिज्म के ऊपर गिराया, ओ सॉरी प्रिज्म पे कह रहा हूं, स्लिट के ऊपर गिराया। ये स्लिट क्या करती है, एक्सेसिव लाइट को रोक लेगी। और जब वो लाइट मैंने किससे, NaCl के सॉल्यूशन से पास किया, किसके सॉल्यूशन से पास किया मैंने, NaCl, सोडियम क्लोराइड के नॉर्मल सॉल्यूशन से उस लाइट को पास किया। तो जो NaCl सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन के ऊपर जैसे लाइट गिरेगी, जैसे लाइट गिरेगी, ये क्या कर लेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट को क्या करेगा, NaCl सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा। जब ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कुछ थोड़ी बहुत लाइट जो बच गई वहां से, वो उसमें से पास ऑन हो जाएगी, बच के निकल जाएगी, इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया, ट्रांसमिटेड लाइट। वो ट्रांसमिटेड लाइट जब वहां से निकली तो वो डायरेक्ट जाके गिरी प्रिज्म के ऊपर, और प्रिज्म से जैसे वो पास होने हुई तो वहां पे क्या बन गया, हमारे पास फिर से लाइंस की फॉर्म में स्पेक्ट्रा है, लेकिन इस बार सिर्फ डार्क लाइन है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मेरे हाथ की परछाई, एक डार्क लाइन, एक ब्राइट लाइन, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरह से। अगर आप देखें तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है इस टाइप में, अब यहां पे डिसकॉन्टिन्यूटी आने लग रही है हमारे पास में। तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रा बना उसे नाम दिया आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या नाम दिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिया। और ये जो स्पेक्ट्रा हम लोग बना रहे हैं, ये हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या होता है, यूनिक होता है। हर एक एलिमेंट का ये क्या होता है, यूनिक होता है, किसी का भी आपस में सेम नहीं होगा। वहां पे ये जो स्पेक्ट्रा बने हैं वो स्पेक्ट्रा हमेशा ही क्या होंगे, यूनिक होंगे, अलग अलग तरह के हर एलिमेंट के। इसीलिए यहां पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी बनी वो एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन को भी के लिए भी यूटिलाइज की जाती है, एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या नाम देते हैं हम इसको, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसी स्पेक्ट्रा को आगे फर्दर एक्सप्लोरेट करते हैं, किसके, लाइन स्पेक्ट्रा को, जो एमिशन स्पेक्ट्रम में बना था हमारे पास हाइड्रोजन का। इसको एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम था बाल्मर। देखिए ध्यान से, तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, मैंने अभी बताया हु डिस्कवर्ड दैट, बाल्मर, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। अब देखिए किस तरह से, अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई बाल्मर के लिए कि जो एक स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन के लिए बना वो किसी एक रीजन में लाई नहीं कर रहा था, वो कहीं यूवी में जा रहा था, कहीं IR में जा रहा है, कहीं पे विजिबल में जा रहा है, तो वो एक जगह पे नहीं आ रहा है, वो अलग अलग जगह पे जा रहा है। तो इस चीज को इकट्ठा करना बाल्मर के लिए भी बड़ा मुश्किल था। इसी वजह से क्या बोला गया कि हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है वो एक तरह का क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। वो एक टाइप का क्या है, अपने आप में डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम जो बनता है हाइड्रोजन का। जब उसने स्टडी किया बाल्मर ने इन वेरियस लाइंस को, तो क्या मिला कि इन लाइंस की जो वेवलेंथ थी वो अलग थी, इनके जो रीजन्स थे वो अलग अलग थे।
तो उन्होंने इन लाइन को नाम दे दिया, जैसे फर्स्ट लाइन को नाम दिया लाइमन, फिर नाम दिया बैलमर, फिर नाम दिया पैशन, फिर नाम दिया ब्रैकेट, फिर नाम दिया पिफांट और फिर नाम दिया हम्फ्री। इससे ज्यादातर क्वेश्चन बनते होते हैं। इसको लर्न करने का तरीका देखिए, लो ब्लड प्रेशर हाई, आप इस तरह से इसको इजी फॉर्म में याद कर सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर हाई। इसमें से देखिए जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पार्ट में नीट वगैरह में भी आया हुआ है, ये वाला जो रीजन है वो मतलब लाइमन जो लाइन है वो यूवी रीजन के अंदर लाई करती है। उसके बाद जो बैलमर है वो किस में आता है, विजिबल के अंदर आता है। बैलमर किस में आएगा, विजिबल के अंदर। बाकी सभी के सभी इंफ्रारेड के अंदर जाएंगे। ये कहां जाएंगे, तीनों ही इंफ्रारेड, सॉरी चारों ही इंफ्रारेड रीजन के अंदर जाएंगे। अब ये जो लाइंस बनी स्पेक्ट्रा की, ये अपने आप में एक तरह की एनर्जी की ही लाइंस थी जिनको हमें स्टडी करना होता। देखिए कैसे इन लाइंस के ऊपर भी स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आ जाता होता है स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए। देखिए यहां पे एक छोटी सी चीज समझते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरह से। स्पेक्ट्रल लाइन कुछ इस तरह से बनेगी इनकी कि अगर मैं इसके लिए n1 की वैल्यू निकालूं, इसको लोअर ग्राउंड स्टेट मानूं तो 1 हो जाएगी। इसके लिए n1 की वैल्यू 2, इसके लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, इसके लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, इसके लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, इसके लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। इस तरह से। But what about n2? n2 higher than 1, n2 higher than 2, n2 higher than 3, n2 higher than 4, n2 higher than 5, n2 higher than 6। इस तरह से वैल्यू बनती चली जाएंगी। और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। देखिए अगर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें निकालनी है, मान लीजिए मेरा जो n2 की वैल्यू है वो है 6 और n1 की वैल्यू है 1 और इसके बीच में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या कैलकुलेट करना है, स्पेक्ट्रल लाइन। तो अब देखिए बड़ा ही एक आसान तरीका है, ये एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी है, देखिए ध्यान से। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी बुक का। और कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन जो इलेक्ट्रॉन है जंप फ्रॉम n2 इज इक्वल टू 6। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं थोड़ा सा ताकि ज्यादा बेटरली फटाफट लिख पाए। देखिए यहां पे जो मेरे पास में लाइंस है, देखिए पहले उनको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग इस तरह से। अब जो इलेक्ट्रॉन है जो जंप कर रहा है वो 6 से जंप कर रहा है, 6 5 4 3 2 1, यानी वहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर एक बार यहां। ये बन गई मेरे पास पहले 5 लाइंस। अब स्पेक्ट्रा देखना इनसे कैसे बनने वाले हैं। ये मेरे पास में कहते हैं बन गई 5 लाइंस। जब मैंने नेक्स्ट में देखा तो ये देखिए रिबाउंड जैसे होती है ना चीजें, वैसे ही आपको करके दिखाना है यहाँ पे एक ही एनर्जी लेवल पे। जैसे आप टेनिस की बॉल जमीन पे मारी उछली, फिर और नीचे और नीचे और नीचे, ऐसे इस तरह से आपको इनको ड्रॉ कराना है। तो यहाँ पे मेरे पास बन गई टोटल 4 लाइंस फिर से। अब इसके बाद फिर मैं कहां से जाऊंगा, अब 4 से फिर से वापस 1 पे, फिर 3 2 1, फिर 2 2 1, फिर कितनी आ गई टोटल 3 लाइंस आ गई मेरे पास में। 3 लाइंस के बाद में फिर नेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो अब मेरे पास में 2 2 1 जाएगा, सॉरी 3 2 1 जाएगा, फिर 2 2 1, 2 लाइंस आ गई। और लास्ट में अगर मैं देखूं तो मेरे पास सिंप्लीफाइड वही एक लाइन बचेगी, यानी 1 लाइन। आप इसको टोटल कीजिए स्पेक्ट्रा को, यानी अगर मैं स्पेक्ट्रा बनाने जाऊं इसी का हाइड्रोजन का तो 1 2 3 4 5 इस तरह से, मतलब सिर्फ किसके लिए, सिर्फ किसके लिए, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 5, फिर कितनी आएंगी 4, फिर कितनी आएंगी 3, फिर कितनी आएंगी 2, फिर कितनी आएंगी 1। तो स्पेक्ट्रा बन गया किसका, हाइड्रोजन का, जब इलेक्ट्रॉन 6 पे वहां पे आने लग रहा है 1। लेकिन ये बहुत लेंथी मेथड है,
आप इसकी जगह पे डायरेक्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। आप ट्रिक को यूज करें, क्या यूज करेंगे, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इसी ट्रिक को सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूज करते हैं। n2 की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 6, n1 की वैल्यू क्या है 1, n2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस में 1 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 6 माइनस 1 कितना बना 5, इधर से क्या बचा 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितनी आ गई टोटल मेरे पास में 15 लाइंस। और यहाँ पे भी कितनी आ रही है 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 15, टोटल कितनी है 15 लाइंस। तो देखिए दोनों आंसर्स आपस में मैच करते हैं। तो ये बस ट्रिक से आप कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट आप उसको सोल्व करके दिखा रहे हैं। आई होप व्यूअर्स आप सबको ये चीज भी क्लैरिफाई हो गई है। अब देखिए ये जो लाइंस आई हैं, इन लाइंस के कुछ तो हमारे पास में एनर्जी आएगी, इन लाइंस के कुछ तो यहाँ पे वेवलेंथ आएगी जब ये ट्रांजिशन शो करेंगी। तो अब उसी चीज को हम लोगों ने फर्दर कैलकुलेट करना है। देखिए इस चीज में हम बाल्मर क्या कहते हैं कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू अप्लाई द बाल्मर फॉर्मूला। और उस फॉर्मूला में क्या है, 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्केयर इंटू में 1 अपॉन n1 स्केयर माइनस 1 अपॉन n2 स्केयर। आप ये फॉर्मूले से डायरेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। r की वैल्यू क्या आ गई 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे ये r की वैल्यू है, और z क्या है एटॉमिक नंबर, क्या है एटॉमिक नंबर। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि इट इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट। ये फॉर्मूला जो है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो। हाइड्रोजन लाइक से मतलब क्या देखिए, या तो हाइड्रोजन हो जाए, या अगर हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हीलियम पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। लिथियम की बात करूं तो 3 एटॉमिक नंबर है, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन लिथियम अगर 2 पॉजिटिव होगा तो वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। मतलब इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट और हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 1 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से उस पीसी के अंदर होना चाहिए। तो आप यहां से इजीली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और वेवलेंथ के बाद आपके पास जो मर्जी, अब देखिए अगर हमें पता है 1 अपॉन में लैम्डा किसका फॉर्मूला है, वी बार का, वेव नंबर का, तो 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इनटू में 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले से भी वी बार मतलब कि वेव नंबर को भी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले से आप चाहें तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में लैम्डा फॉर्मूला लगा के यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब वहां पे फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, अब वेव नंबर भी निकाल सकते हैं। वेव नंबर यहां से फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी आपके पास में। बस आपको क्या करना है, न्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, आपको सिर्फ सी अपॉन लैम्डा है तो पूरे फॉर्मूले के अंदर सी से मल्टीप्लाई कर देना। तो न्यू के लिए क्या आ जाएगा, आर इंटू में सी इंटू में जेड का स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में n2 स्क्वायर। आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब हमें एक और चीज पता है, E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एच न्यू। अब H क्या है 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34, और R क्या है 109677, C क्या है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 इंटू में Z का स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो, और जब इस पूरी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में जो बचेगी वैल्यू वो आएगी 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18, जो यहाँ पे बचेगी आपके पास, इंटू में z स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो कि वैल्यू बोहर ने कैलकुलेट की थी अपने डेरिवेशन से भी। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे जो साइन आने लग रहा है इट कम्स विद द पॉजिटिव, सिर्फ इतना सा फर्क है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी न्यूमेरिकल मिले आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड वर्ड ही बोलेगा एनर्जी के केस में, एंड यू कैन अप्लाई सच फॉर्मूलाज फॉर देयर। आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए और आप देखिए डायरेक्टली एकदम से आंसर आएगा वहां पे आपके पास में। देखिए बेटा, अब यहां पे क्या किया, मैंने एक न्यूमेरिकल लिख दिया इसी चीज को बैल्मर फॉर्मूले को समझने के लिए, एनसीईआरटी बुक का 2.1। वेव नंबर हमें कैलकुलेट करने को बोल रहा है। फॉर्मूला क्या था 109677 इंटू में z स्क्वायर 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, तो 1.0
9 इंटू 1 2 3 4 5 कर लेते हैं 10⁵5। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट है इसलिए 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में, देखिए अब यहाँ N1 क्या बताया मैंने, लोअर लेवल, और N2 क्या चीज है, हायर लेवल है। N2 क्या चीज है, हायर लेवल है। अब मेरी जो N1 की वैल्यू है, अब मुझे नहीं प्रोवाइड किया गया, लेकिन वर्ड क्या यूज किया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर। अब बाल्मर जो होता है वो सेकंड नंबर पे आता है, तो N1 की वैल्यू जो मैं रखूंगा बाल्मर के लिए क्या रखने वाला हूं, 2। N1 की जो वैल्यू रहेगी बाल्मर के लिए वो क्या रहेगी, 2। तो क्या आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस में। देखिए एनर्जी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो रिक्वायर्ड वर्ड वगैरह ध्यान रखना होता है उस टाइम के, अभी वो बाद में देखेंगे केस। 1 अपॉन में फिर मेरे पास में क्या रहा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब बोलता है तो उसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, उसका मीनिंग है शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। यानी N1 की वैल्यू N2 की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 3। तो ये आ गया 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास में 1.09 इंटू 10⁵5 इंटू में क्या बन जाएगा 1 अपॉन में 4 माइनस में 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 9, क्योंकि 1 के स्क्वायर में कुछ बचना नहीं है। 1.09 इंटू 10⁵5 इधर 9 आ जाएगा, इधर 4 अपॉन में क्या आ गया 36। तो देखिए बाय दिस डायरेक्ट फार्मूला हम लोग आसानी से कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। क्या आ रहा है, सीधा सीधा v बार 1.09 इंटू 10⁵5 9 माइनस 5 अपॉन में 36। तो मतलब इस तरह से हम लोग आराम से न्यूमेरिकल को किसी भी टाइप के इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। आंसर जो आएगा इट इज अराउंड 1.5 इंटू 10⁵ सॉरी 455 इंटू में अपॉन में क्या आ गया 10⁵36। अब आप इस क्वेश्चन को आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 1.5 मान लें मोटा मोटा इंटू 10⁵5। लेकिन अब जो मेरा आंसर आया यहाँ पे, वो आंसर मेरा किसके अंदर आएगा यहाँ पे, हाँ जी जी बोलिए बोलिए, किसमें होना चाहिए, यूनिट्स, मीटर में। देखिए क्यों मीटर में, क्वेश्चन को अगर आप पढ़े तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की इसने बात की है, ठीक है। तो जो मेरा आंसर आएगा इट शुड बी इन मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, क्योंकि जो मेरी इसकी वैल्यू थी ये सेंटीमीटर के अंदर गिवन थी। तो आई होप व्यूअर्स आप सबको ये चीज क्लैरिफाई हुआ कि मैंने किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। देखिए अब बात करते हैं एक और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की, ये भी काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है। व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ इस बार सेम है। यानी यहाँ पे वो बात कर रहे हैं दो ट्रांजिशन की, एक बाल्मर सीरीज के ट्रांजिशन आने लग रही है, N2 की वैल्यू 4 है और N की वैल्यू मेरे पास 1 की क्या है 2, लेकिन खास बात क्या, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट है। खास बात क्या फिर से कि अगर आप देखें तो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट की यहाँ पे बात होने लग रही है। तो देखिए इस टाइप के न्यूमेरिकल को जब भी सॉल्व करना है तो फॉर्मूला वही है जो केस में सॉल्व कर लेते हैं। केस 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और इधर वो ट्रांजिशन रख लेते हैं केस 2 की जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। देखिए हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट है तो मैं इसका 1 का ही स्क्वायर कर देता हूँ, इससे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। आर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए है नहीं है। n2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आने वाली है 4 और n1 की वैल्यू क्या रहेगी 2। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया पूरी ट्रांजिशन को, तो 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू में ये कितना बन गया आपका 4 4 16, ये आ गया 4 4 माइनस में 16 ये बन गया। तो 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू एलसीएम में मेरे पास 16 आ गया, 4 माइनस में 1 ये बन गया मेरे पास में, यानी 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया 3/16 ऑफ आर। कितना बना मेरे पास में 3/16 ऑफ आर मेरे पास में ये बन गया। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ, हीलियम मेरे पास है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 4 और साथ में एडिशनल रहेगा, मेरे ध्यान नहीं रहा था एक्चुअल में, मैं हाइड्रोजन लाइक केस हाइड्रोजन ही कंसिडर कर गया। तो कितना बचा 4, तो 1 अपॉन में लैम्डा क्या आ गया 3/4 आर मेरे पास में आ गई एक वैल्यू। अब केस 2 में चलते हैं। अब यहाँ की जो लैम्डा और ये लैम्डा क्या है सेम है,
केस 1 और केस 2 की। तो मैं इस इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में जो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू है वो आ रही है 3/4 r, और ये r इज इक्वल टू क्या है, हीलियम। हीलियम का क्या आएगा, 2 का होल स्क्वायर हम करेंगे फिर से, would have the same transition, oh sorry हाइड्रोजन का केस है ये, 1 का स्क्वायर इनटू में 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास में, r से r हम कैंसिल कर देते तो क्या बचा, 3/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। अब देखिए मेरे पास एक सिंपलीफाइड फॉर्म में लास्ट में एक इक्वेशन पहुंच गई है। तो अब यहां पे मैं n1 और n2 की वैल्यू क्या रखूं कि मेरा आंसर 3/4 आ जाए। देखिए अगर मैं n1 की वैल्यू 1, पहले सिंपलीफाइड केस से शुरू करना हमेशा, इज इक्वल टू 2, तो 1 अपॉन में 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, एलसीएम 4 लोगे तो इधर 4 आ जाएगा, माइनस में 1 इज इक्वल टू 3/4, यानी आंसर 16 हमारा। n1 की वैल्यू क्या आ रही है 1 और n2 की वैल्यू क्या आ गई 2। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप ये भी न्यूमेरिकल आप सबको क्लैरिफाई हो गया है।